स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर में। मैं अनूप शुक्ला आज आपसे बात करूंगा ज्वालामुखी के बारे में, बात करूंगा वोल्केनो के बारे में। क्या होती है वोल्केनो? वोल्केनो इज एन एंडोजेनेटिक प्रोसेस इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस comes out of the interior of the earth to the surface of the earth। जो ज्वालामुखी है वो एक अंतःउत्सर्जी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ के अंदर से ठोस, द्रव और गैस जो है अर्थ के सरफेस तक बाहर आती है। तो जो ये ज्वालामुखी होती हैं मूल रूप से इसमें अर्थ के इंटीरियर से कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। वो कौन सी होती हैं? सॉलिड बाहर आता है, लिक्विड बाहर आता है और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये अर्थ के इंटीरियर से अर्थ की सरफेस तक आता है। क्यों आता है? अंतः उत्सर्जित ताकत की वजह से, इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से ये बाहर आता है अर्थ की सरफेस पर। जब ये सरफेस पर बाहर आता है तो ये किस फॉर्म में होता है? मैग्मा, लावा। ये लावा के फॉर्म में बाहर आता है और इस लावा में पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड में होता क्या है? सॉलिड में पाया जाता है ऐश, राख, पाया जाता है रॉक फ्रेगमेंट्स, चट्टानों के कण, और इसी को कहा जाता है पाइरोक्लास्टिक। ये जो मटेरियल है, सॉलिड पार्ट ऑफ वोल्केनो और मैग्मा इज कॉल्ड पाइरोक्लास्टिक। कहीं कहीं पर इसी में सीडार भी पाया जाता है। तो ये तीनों मिलके ऐश, रॉक फ्रेगमेंट्स एंड सीडार पाइरोक्लास्टिक बनाते हैं और यही लिक्विड होते हैं। ये ठोस होते हैं और ये पाइरोक्लास्टिक जो हैं ये ठोस पार्ट होते हैं मैग्मा का। जो लिक्विड होता है वो लगभग 90% मैग्मा का हिस्सा बनाता है और 90% हिस्सा मैग्मा का बनाता है। ये लिक्विड पार्ट ज़्यादातर H2O होता है। जो गैस पार्ट है मैग्मा का या लावा का, उसका 70% जो है H2O, 70% H2O, 15% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, 5% नाइट्रोजन और सल्फर। कुछ इनर्ट गैस भी शून्य गैसें भी पाई जाती हैं इस लावा में। जो ये लावा ऊपर आ गया, जरूरी नहीं है कि सारे लावा अर्थ की सरफेस तक आ जाएं। सारे लावा अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते और जो लावा अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, जो वोल्केनो होती है, तो हम लोग अब जान लेते हैं कि वो कौन से लावा हैं, वो कौन सा मैग्मा है, वो कौन सी वोल्केनो है जहां पर मैग्मा अर्थ की सरफेस तक आता है और कहां पर अर्थ की सरफेस तक नहीं आता है। तो जो ये वोल्केनो होती है ये दो तरीके की होती है। इंट्रूसिव आंतरिक, एक्सट्रूसिव बाहरी। जो ये आंतरिक और बाहरी जो है मैग्मा है, यही डिफरेंशिएशन है। और क्यों ये जो है अर्थ की सरफेस तक आ जाता है, क्यों ये नहीं आ जाता, इसका कारण है सिलिका की मौजूदगी। जहां पर सिलिका
सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, वहाँ पर अर्थ का जो मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस तक आने से रजिस्ट करता है और अपने आप को अर्थ के सतह के अंदर ही रोक लेता है। जहाँ पर सिलिका की मात्रा कम होगी वहाँ पर ये मैग्मा अर्थ की सतह तक आएगी। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से मैग्मा हैं, कौन से टाइप का मैग्मा है जो कि अर्थ की सतह तक आ जाता है और कौन कौन से मैग्मा अर्थ की सतह तक नहीं पहुंच पाते। तो पहले जान लेते हैं जहां पर अर्थ की सतह तक पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो जो सिलिका की मात्रा है, जो मैग्मा है मौजूद है सिलिका की मौजूदगी की वजह से, तो सिलिका की मात्रा क्वांटिटी, सिलिका की जो मात्रा है वो ग्रेनाइट में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एंडेसाइट में, बेसाल्ट में और पेरिडोटाइट में। ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा है और यही जो है इंट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है। किसी भी वोल्केनो में ग्रेनाइटिक रॉक्स जो है अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती और जो है ये तभी अर्थ की सरफेस तक आती हैं जब इनके ऊपर की सतह का इरोजन हो जाता है और वो इरोड होके खत्म हो जाती हैं। तभी ये जो ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं जो वोल्केनिक फॉर्म में कभी आई थी और रुक गई, तो ये जो है इनका इरोजन हो जाता है। देख लेते हैं, ये हमारी अर्थ की सतह है। जो ये ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं वो अर्थ के अंदर से आती हैं, वो यहीं पर रह जाती हैं, वो यहीं अर्थ की सतह के अंदर ही रह जाती हैं और ये रेजिस्ट करती हैं कि वो ऊपर सतह की ओर न जाए। इन रॉक्स के ऊपर की सतह का जो है इरोजन हो जाता है, तब ये रॉक्स, ये चट्टानें ऊपर आ जाती हैं और सतह तक ग्रेनाइटिक रॉक पहुंच जाती हैं। जो ग्रेनाइट है इसमें लगभग 70% से ज़्यादा सिलिका पाया जाता है। जो एंडेसाइट है इसमें 60%, जो बेसाल्ट है इसमें लगभग 50% और जो पेरिडोटाइट है इसमें 40% के आसपास सिलिका पाया जाता है। जब ये रॉक्स वोल्केनिक फॉर्म में अर्थ की सरफेस तक आती हैं या मैग्मा के फॉर्म में अर्थ की सरफेस तक आने का प्रयास करती हैं, तब इन रॉक्स में ग्रेनाइट जो है वो अर्थ की सतह के अंदर रह जाता है। जो एंडेसाइट है, ये एंडेसाइट अर्थ की सतह तक आता है, लेकिन इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये विस्कस होता है, विस्कस ज़्यादा होता है और विस्कस होने की वजह से ये रेजिस्ट करता है अर्थ की सरफेस तक आने के लिए। और जब ये अर्थ की सरफेस तक आता है तो ये फैलता नहीं है, ये एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और एंडेसाइट जो है विस्कस ज़्यादा होने की वजह से ये एक्सप्लोसिव होता है और ये इसमें एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब बेसाल्ट वोल्केनिक फॉर्म में बाहर आता है, अर्थ की सरफेस तक आता है, तब इनमें जो है ये अर्थ की सतह तक दूर दूर तक फैल जाते हैं। क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये विस्कस नहीं होते, ये फ्लूइड होते हैं, द्रव होते हैं, तो ये दूर तक फैल जाते हैं। जो हमारा डेक्कन लावा प्लेटू है वो भी एक तरीके की जो है बेसाल्टिक जो है
एक्सपल्जन हुआ था अर्थ के इंटीरियर से, एक हॉट स्पॉट मैग्मा बाहर आया था जिसमें फ्लूइड दूर तक फैल गया और डेक्कन लावा ट्रैप हमको आज जो मिलता है हमारे महाराष्ट्र और कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ गुजरात का हिस्सा, कुछ कर्नाटका का हिस्सा, तो ये जो है बेसाल्टिक जो है एक्सपल्जन था, बेसाल्ट लावा बाहर आया था अर्थ के मेंटल से, और मेंटल से बाहर आने के बाद ये अर्थ की सतह पर जो है दूर दूर तक फैल गया। जो पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट है, ये जो पेरिडोटाइट होते हैं इनमें जो है सिलिका की मात्रा सबसे कम होती है, और सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये जो है अर्थ की सतह पर पार्शियल मेल्टिंग के माध्यम से जब पहुंचते हैं तो ये बेसाल्ट के फॉर्म में आते हैं। रॉक्स होती हैं, चाहे वो बेसाल्टिक हो, एंडेसाइट हो, ग्रेनाइट हो या पेरिडोटाइट हो, ये रॉक्स किस टाइप के स्ट्रक्चर अर्थ की सतह पर बनाते हैं। तो जो ये बेसाल्ट है, ये प्लेटू, ये भी प्लेटू या सील्ड, ये जो है कोनिकल वोल्केनिक माउंटेन बनाते हैं। और ये जो ग्रेनाइट है ये इरोजन के बाद शील्ड बनाती है, इरोजन के बाद शील्ड बनाती है। तो आप लोग बताइए, वाई सम वोल्केनोज आर वायलेंट एंड अदर्स आर साइलेंट? वाई द स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर इज देयर इन पैसिफिक ओशियन? कौन सी जगह है जहाँ पर वोल्केनो किस फॉर्म में पाई जाती है? ये वोल्केनो 3 तरीके की होती हैं, या तो ये एक्टिव होंगी, या तो ये डॉर्मेंट होंगी, या तो ये एक्सटिंक्ट होंगी। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होती हैं जहां पर थोड़े समय के अंतराल में लगातार जो है वोल्केनिक एक्टिविटी को देखा गया है। जो डॉर्मेंट वोल्केनो होती हैं, पहले इनमें वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी, आज कुछ समय से इनमें जो है वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी कभी भी हो सकती है। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि ये वाला जो वोल्केनिक जो है पॉइंट है, सेंटर है, यहाँ पे अब वोल्केनो का जो है नहीं आएगी। तो वोल्केनो यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर लगातार वोल्केनो देखी जा सकती है। लेकिन जो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज होती हैं, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी जो है पहले तो कभी हुई थी, लेकिन काफी समय से फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नो volcanic activity have been seen। एक्सटिंक्ट वोल्केनो में काफी दिनों से कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखी गई, एंड नो चांस ऑफ volcanic activity या नो साइन ऑफ एंड नो शाइन ऑफ volcanic activity in नियर। इस टाइप की वोल्केनो होती हैं, इनमें काफ़ी लंबे समय पहले वोल्केनिक एक्टिविटी को देखा गया था, लेकिन अभी कोई ऐसा जो है साइन नहीं है कि इसमें जल्दी में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। जो ये वोल्केनिक एक्टिविटी हैं, ये एक्टिव वोल्केनो आज अर्थ की सरफेस पर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट वोल्केनो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे एक्टिव वोल्केनो जो है वो हमारे यहाँ भारत में एक बैरन आइलैंड है,
वहाँ पर पाई जाती है। अभी भी यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं और समय समय पर यहाँ पर वोल्केनो का इरप्शन होता रहता है। ओजस डेल सलाडो, यहाँ पर भी वोल्केनिक एक्टिविटी को देखा गया है। कराकलवा, कराकलवा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो है वोल्केनिक सेंटर्स किस देश में हैं और कहाँ पर मौजूद हैं। डोरमेंट वोल्केनो, जो आज के समय में दुनिया में कुछ ऐसी वोल्केनिक पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी कुछ दिनों से नहीं देखी गई और वहाँ पर जो है ज़्यादातर साइन जो हैं वो नो वोल्केनिज्म इन फ्यूचर दिखाई देता है, तो इसको डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है। और ये जो डोरमेंट वोल्केनो हैं, ये विसुवियस और कैटापॉक्सी, विसुवियस और कैटापॉक्सी में ये डोरमेंट वोल्केनो मौजूद हैं। तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि विसुवियस और कैटापॉक्सी कहाँ पर हैं, वेयर। ये सारे जो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं, जो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं, दुनिया में कुछ और ऐसी वोल्केनो भी पाई जाती हैं जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो के कैटेगरी में आती हैं। और जब ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आती हैं तो कौन सी हैं? तो जो पोपा है, पोपा और किलिमंजारो, ये दोनों एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में आती हैं। और कई सारी और भी वोल्केनोज हैं जो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ये तीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पर पाई जाती हैं, वेयर दीज वोल्केनोज आर फाउंड। ये पर्टिकुलरली 3 टाइप के जगहों पर पाई जाती है, जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पहली चीज, जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री। और तीसरी जगह हॉट स्पॉट, जो ये हॉट स्पॉट है यहां पर भी वोल्केनिज्म, इरप्शन होता है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और हॉट स्पॉट बाउंड्री हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है प्लेट टेक्टोनिक लेक्चर में, और आप लोग प्लेट टेक्टोनिक लेक्चर जरूर देखें इन तीनों को समझने के लिए। एक तीसरी टाइप की जो बाउंड्री होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वहां पर कोई भी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखी जाती। ओनली अर्थक्वेक्स कैन बी सीन इन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इस हॉट स्पॉट के बारे में। क्या होता है हॉट स्पॉट? डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री हम लोगों ने डिस्कस किया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। हॉट स्पॉट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी वहां पर लिया था। यहाँ पर हॉट स्पॉट के बारे में जान लेते हैं। ये अर्थ है, ये कोर है और ये पूरा पोर्शन ये मेंटल है। जो अर्थ, जो हॉट स्पॉट है वो अर्थ की मेंटल से निकलकर अर्थ की सरफेस तक आता है। यहाँ से निकलकर अर्थ की सरफेस तक आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट। इसको कहते हैं, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली
इसको कहते हैं फ्लूम या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लूम है। मोस्टली जो हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म होता है ये बेसाल्टिक वोल्केनिज्म होता है। जो ये बेसाल्टिक वोल्केनिज्म होता है, हॉट स्पॉट होता है, क्योंकि जो ये मेंटल है यहाँ पर पाया जाता है पेरिडोटाइट, और जब पेरिडोटाइट का पार्शियल मेल्टिंग होता है तो बेसाल्ट बनाता है, और जो मैग्मा बाहर आता है वो बेसाल्ट के फॉर्म में आता है, और ये बेसाल्टिक वोल्केनिज्म होता है, और ये अर्थ की सरफेस पर काफ़ी लंबी दूरी तक फैल जाता है। जो स्टेट है हवाईयन स्टेट, यूएस का हवाई स्टेट है यूएस का, वन ऑफ द 50 स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हवाई है। और जो ये हवाई आइलैंड है यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, और ये वोल्केनिक एक्टिविटी हॉट स्पॉट वोल्केनो की वजह से हुई, हॉट स्पॉट वोल्केनो की वजह से हुई। जब मेंटल से अर्थ सरफेस तक वोल्केनो आती है, और ये अर्थ की सतह है, ये अर्थ का लिथोस्फीयर है, ये इस तरफ को मूव करता है, तो जो वोल्केनिक पॉइंट है वो बार बार चेंज होता रहेगा। इसी वजह से जो हवाई आइलैंड है वो सीरीज ऑफ आइलैंड है, कई सारे जो है आइलैंड पाए जाते हैं। तो जो ये हॉट स्पॉट वोल्केनो होती है ये एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, और यहाँ पर लंबे लंबे पहाड़ नहीं पाए जाते, बल्कि इनमें दूर तक फैले हुए प्लेटू स्ट्रक्चर या सील्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। हम लोगों ने देखा हॉट स्पॉट में किस टाइप का लावा निकलता है और कैसे स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग जान लेते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और कैसी वोल्केनो निकलती है। जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, दो बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ जो है आती हैं, और जब ओशियन कन्वर्जेंट होता है तो एक ओशियानिक प्लेट दूसरी ओशियानिक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, और इस ओशियानिक प्लेट की मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग होने के बाद ये बनाती है आइलैंड आर्क, और यहाँ पर कोई बड़ा पहाड़ नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे आइलैंड आर्क बनते हैं। और ये जो आइलैंड आर्क होते हैं, ये आइलैंड आर्क ओशियानिक कन्वर्जेंट में बनते हैं, क्योंकि ओशियानिक प्लेट्स में मटेरियल कम होता है मेल्ट होने के लिए। इस वजह से यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड आर्क बनते हैं। जो जापानीज आइलैंड है, क्यूराइल आइलैंड है, रियूकू आइलैंड है, इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड है, फिलिपाइन आइलैंड, ये सभी ओशियन कन्वर्जेंस की वजह से बने हैं। जानते हैं ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। जो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है। जब एक ओशियानिक प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, चूंकि ये ओशियानिक प्लेट डेंस है और ये जो है कम डेंस है, तो ये डेंसर प्लेट विल गो डाउन, और जब ये जाती है तो यहाँ पर ये मेंटल में जाकर मेल्ट हो जाती है। जब ये मेल्ट होती है तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे पहले यहाँ पर जब ये प्लेट ओशियानिक प्लेट इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट होती, तो यहाँ पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है।
ये ट्रेंच के पहले यहाँ पर जो है ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसमें फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर पहाड़ माउंटेन बनते हैं। ये माउंटेन्स कॉर्डिलेरा टाइप ऑफ माउंटेन कहा जाता है, कॉर्डिलेरा माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड्स इन साउथ अमेरिका। ये दोनों कॉर्डिलेरा माउंटेन हैं और इन दोनों माउंटेन्स में जो है माउंटेन के बीच में वोल्केनिक इरप्शन देखा जाता है। कैटापॉक्सी जो है यहीं पर मौजूद है। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जो ये कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है, इसमें एक जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और इस प्लेट में रिपल्स बनते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का फॉर्मेशन होता है। हिमालयन माउंटेन यहीं से बना। यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है क्योंकि ये जब एक प्लेट कॉन्टिनेंटल की एक प्लेट मेल्ट होती है तो मेल्ट होकर वोल्केनिक फॉर्म में आती है ऊपर। लेकिन चूंकि इसके ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो ये इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती और बीच में ही ये दफन रहती हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत कम देखा जाता है। ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में वोल्केनिक इरप्शन पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के पास में देखा जाता है। जो ओशियन कन्वर्जेंट है इसमें जो है जो वोल्केनिक इरप्शन है वो कंटिन्यू देखा जाता है क्योंकि इसी इरप्शन की वजह से ही छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं। अब हम जानते हैं कि जब कोई डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर में, और इन जो है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स कैसे बनते हैं इसका भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम माउंटेन्स के चैप्टर पे जाएंगे। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे पहाड़ों के बारे में, जानेंगे कि कैसे ये माउंटेन्स बने हैं। तो अभी हम देखते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं, यहाँ पर ये एक प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट है। इस प्लेट के नीचे कॉन्टिन्यू कन्वर्जेंस कन्वेक्टिव करंट का मूवमेंट हो रहा है। जब इस लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे कन्वेक्टिव करंट का मूवमेंट होता रहता है तब ये प्लेट ऊपर को ऐसे स्वेल हो जाती है और इसमें कुछ वीक पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। इन वीक पॉइंट से ये प्लेट टूट जाती है और टूट जाती है तो एक प्लेट ये है। तो यहाँ पर जो है रिज का फॉर्मेशन होता है और ये रिफ्ट वैली बनाते हैं और यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन होता है ये न्यू रॉक्स का क्रिएशन होता है। जो अटलांटिक ओशियन है, रिफ्ट वैली अफ्रीकन
कॉन्टिनेंट में देखी जा सकती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक सीरीज है, एक लंबी सी सीरीज है रिफ्ट वैली की। अटलांटिक ओशियन में जो रिज का फॉर्मेशन हुआ है, मिड ओशियानिक रिज, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से, और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन लगातार देखा जाता है। जो रिफ्ट वैली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा है, वहाँ पर भी जो है लगातार वोल्केनिक इरप्शन देखा जाता है। हम लोगों ने अब तक देखा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से कैसी स्ट्रक्चर बनती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से कैसी स्ट्रक्चर बनती है, और जाना है कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं और ये किस टाइप के स्ट्रक्चर को जन्म देती है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माउंटेन बिल्डिंग की, कैसे बनते हैं माउंटेन्स और क्या होती है माउंटेन ओरोजनी, और डिफरेंट टाइप की थेरीज कौन सी हैं जिन्होंने बताया है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमको आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।